का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसके द्वारा जो है चाणक्य का अपमान किया जाता है और अपमान का बदला जो है कैसे लेता है, इन्होंने क्या करा, चाणक्य ने अपने ही शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजनीतिक शिक्षा देकर पुनः जो है मगध पर आक्रमण करता है और मगध पर आक्रमण करके उन्होंने घनानंद की हत्या करके, वही घनानंद जिसने जो है कौटिल्य का पहले अपमान किया था, ठीक है, उसी का हत्या करके उसी के स्थान पर जो है किस वंश का, मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और यहां तक बता, इसका संस्थापक मौर्य वंश का पहला शासक कौन सा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया, 322 ईस्वी पूर्व में। जैसा कि तुम लोग को पता है, हम लोग प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है, ठीक है, मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है पीछे 2-3 क्लास हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मगध साम्राज्य में पढ़े 4 वंशों का शासन आता है, 4 वंशों का। और 4 वंशों में जो पहला हर्यक वंश, उसके बाद क्रमिक रूप से जो है हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, और इतना हम लोग क्लास कर लिए। आज जो पढ़ने वाले चौथा वंश जो मगध साम्राज्य पर जो शासन करता है, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है, उसी के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य थोड़ा विस्तार में है, तो इसलिए जो है एक क्लास और देना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अशोक के धम्म के बारे में, उसके बाद धम्म का प्रचार प्रसार के बारे में, और साथ ही साथ मौर्य काल में किस तरह से सामाजिक संरचना था, किस तरह का शासन व्यवस्था था, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मगध साम्राज्य में जो है 4 वंशों का शासन होता है। 4 वंशों के अंतर्गत जो है 3 शासक, 3 वंशों का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। पहला वंश था तुम्हारा हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। और नंद वंश के बाद हम आता मौर्य वंश, जिसको हम लोग मौर्य साम्राज्य भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है, अब देखो इसमें समझेंगे कैसे कैसे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग जो है 2 क्लास लेंगे। पहले क्लास में जो है आज जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य में जो है शासक के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मौर्य वंश में जो है 3 शासक आता है, पहला शासक, इसके अलावा और है लेकिन कमजोर शासक आता है तो उसका काउंटिंग नहीं करेंगे। मुख्य रूप से 3 शासकों को पढ़ना है इसके अंतर्गत, ठीक है। पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा पढ़ेंगे बिंदुसार और तीसरा अशोक। 3 शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य में, और इसी तीनों से क्वेश्चन भी आता है। चलो फोकस करो। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे स्रोत। जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य वंश है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसका जो हम इतिहास, इसका जो इतिहास लिखा गया है मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का, इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हम लिखे हैं। जैसे हम लोग को पता था कि हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे कि हड़प्पा वासियों के द्वारा वहाँ से खुदाई उत्खनन से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उसी से हम अंदाजा लगाए कि उन लोग का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, धार्मिक जीवन कैसा था। उसी प्रकार से यहाँ जो स्रोत मिला है या फिर साक्ष्य मिला है, बहुत सारा ग्रंथ मिला है, उसके हिसाब से जो है मौर्य का हम इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। दो तरह का स्रोत है, पता है तुम लोग को। हड़प्पा सभ्यता में जो है, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत अगर लिपि जो हमें मिला है उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये इतिहास है। इसलिए इतिहास है क्योंकि यहाँ पर जो अभिलेख मिला है अभी उस अभिलेख को पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो ये सब जितना भी है क्या है, इतिहास है। क्या है, इतिहास। क्योंकि बताए थे 3 कालखंड को जो है 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ये जो सारा अक्षर अध्ययन कर रहे हैं किस काल के अंतर्गत, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्यों ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले, और साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत को पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है याद रखना, मौर्य साम्राज्य को जानने का 2 स्रोत, पहला स्रोत तुम्हारा साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या है, साहित्यिक स्रोत पहला है तुम्हारा अर्थशास्त्र। पता है ना, अर्थशास्त्र का लेखक जो है चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य है। जो नाम है इसका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हम किसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत रुपया, पैसा, धन संपत्ति, ठीक है, उसके बाद रोजगार इत्यादि, बैंक इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। लेकिन यह अर्थशास्त्र का विषय क्या है, राजनीतिक विषय। कैसा विषय है, ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। आर्थिक विषय नहीं है बल्कि कैसा है, राजनीतिक विषय। तो क्लियर हो गया कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला स्रोत हमारा अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक विषयों को रखा गया, यानी राजनीतिक विषय को आधार बनाकर लिखा गया, क्या, अर्थशास्त्र। उसके बाद है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आता है, ठीक है, यूनानी राजदूत आता है, मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा जाता है। वो आता है यहाँ पर, ठीक है, मगध साम्राज्य में रहता है, और यहाँ रह के जो कुछ आसपास में देखता है उसे जो है लिपिबद्ध करता है, किताब में लिखता है, ठीक है। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। और क्वेश्चन पूछेगा
मेगास्थनीज कौन था? यूनान का राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का राजदूत। और मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? इंडिका। और इंडिका हालांकि मूल रूप से हमें ग्रंथ प्राप्त नहीं है, इसका कुछ ही स्रोत अन्य लेखकों द्वारा जो लिखा गया उसी के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। और शायद ये अगर हमको मिल जाता ना, बहुत अच्छा अध्ययन कर पाते। ठीक है, ये गायब लग गया इंडिका पुस्तक जो है, बल्कि इंडिका पुस्तक का कुछ पन्ना कुछ भाग अन्य लेखकों के द्वारा जो लिखा गया वही प्राप्त है, मूल रूप से खत्म समाप्त हो चुका है। उसके बाद आगे है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है, इसके द्वारा इसमें भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद आगे है पुराण, साथ साथ बौद्ध जैन ग्रंथों से भी हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का अध्ययन करते हैं। ये हो गया स्रोत, यानी कि ये सब जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, कहाँ से आया है, किन आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो ये तुम्हारा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 4-5 चीज देखे। अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इंडिका, जिसके लेखक मेगास्थनीज। उसके बाद मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखादत्त। उसके बाद पुराण, और साथ ही साथ बौद्ध जैन ग्रंथ भी, बहुत सारा ग्रंथ है। बौद्ध जैन ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है, किसकी? मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यही है कि पुरातत्व। मिट्टी का जो खुदाई करते हैं, जमीन का खुदाई करते हैं, नीचे से जो कुछ वस्तु मिल जाए उसी के आधार पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं उन लोग का जीवन कैसा था, कौन शासक हुए। तो इस पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला तुम्हारा अशोक का अभिलेख। पता है, अशोक पहला ऐसा भारतीय इतिहास में शासक हुआ जिन्होंने अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो है किसी मिट्टी के बर्तन या फिर पत्थरों इत्यादि पर, शिलाओं इत्यादि पर जो राजा लोग अपनी कार्य, उपलब्धि इत्यादि लिखवाता थे, इसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो है पहला अशोक का अभिलेख, इससे पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अशोक के धम्म के बारे में, अशोक के जीवन के बारे में, अशोक के कार्यों के बारे में इन्होंने जो अभिलेख लिखवाए। ठीक है, और बाद भवन, बहुत सारा भवन है, उसके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तूप, गुफा भी है जहाँ पर कुछ लिखा गया है, जिसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। ठीक है, सॉरी, गुफा में गुहालेख मिलेगा, गुफाओं में जो लिखा गया उसको गुहालेख कहा जाता है। तो बहुत सारा गुफालेख मिला। उसके बाद मृदभांड, मृदभांड कहा जाता है। तो उस समय में जो कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। ठीक है, जैसे बताए थे तुम लोग को कि पाषाण काल में कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मिट्टी पर जो है, इस बर्तन पर जो है काला लेप चढ़ाया जाता था। तो बहुत सारा मृदभांड मिला है। साथ ही साथ जूनागढ़ जो गिरनार में है, ठीक है, इस अभिलेख से हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्लियर हो गया कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 2 स्रोत हैं। पहला हो गया तुम्हारा साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक के अंतर्गत अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, पुराण और बौद्ध जैन ग्रंथ इत्यादि। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अशोक के अभिलेख। ठीक है, उसके बाद भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड, जूनागढ़ इत्यादि का अभिलेख जो है, इससे हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है, किसकी? मौर्य साम्राज्य की। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी स्थापना, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसी हुआ, क्या इसका कहानी, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझो इसको जरा सा। हालांकि तुम लोग को एक ही चीज बार बार बताया जाता था कि बेहतर रूप से याद रख सके। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग के बाद नंद आया, जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राजा महान पद्मनंद के बारे में जाने। उसके बाद नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसी के दरबार में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य आए थे। ठीक है, चाणक्य, और उसे जो कहा जाता है भरी सभा में उसे जो है इंसल्टी कर दिया गया, अपमानित किया गया। कैसे? उच्च पदों पर पदाधिकारी था कोई, ठीक है, घनानंद के समय में, और उसे जो है एक योग्य व्यक्ति जो आचार्य है खुद, उसको जो है बर्खास्त कर देता है। ठीक है, अपमानित कर देता है। बहुत ही इसको गुस्सा लगता है। तो अपमानित चाणक्य था, वापस जाता है बहुत शर्मिंदगी के साथ। इन्होंने वादा किया कि जब तक इसका नष्ट नहीं करेंगे, इसको जब तक नाश करके नहीं छोड़ेंगे, तब तक शांति से बैठेंगे नहीं। तो क्या करा इन्होंने, अपने ही शिष्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको राजनीतिक शिक्षा देकर जो है ना बहुत ही काबिल बनाया। और क्या करा, चाणक्य के साथ, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आए, और नंद वंश का जो अंतिम राजा था, वही राजा जिन्होंने चाणक्य का अपमान किया था, ठीक है, वही राजा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनानंद, उसका हत्या करके उसी के स्थान पर मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्थापना कैसे हुआ है, स्थापना होने का यही इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो है चाणक्य का अपमान किया जाता है घनानंद के द्वारा, नंद वंश का जो अंतिम शासक था, और अपमान का बदला लेने के लिए क्या करा इन्होंने, अपने शिष्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा देकर पुनः मगध पर आक्रमण करता है। ठीक है, और पता है ना, किसी के साथ में अगर बड़े लोगों का हाथ हो
तो ऐसा आदमी जल्दी सक्सेस करता है, ठीक है। और वही बात है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसके सर पर किसका हाथ था? चाणक्य का। और जब आक्रमण किया तो अंतिम राजा जो था घनानंद, उसका हत्या करके वहां पर जो है मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। और इसका कौटिल्य जो है चाणक्य, इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री। और शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह अभी भी आए, कब क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश का स्थापना कब किया है? 322 ईस्वी पूर्व में। कब किया है? 322 ईस्वी पूर्व में जो है नंद वंश का अंत करके वहां पर मौर्य वंश का स्थापना करता है। कहां पर? मगध में, ठीक है। और इसका शासन जो है चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चलता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका पुत्र जो है बिंदुसार शासक बनता है। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश का स्थापना कब किया गया है? 322 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और याद रखना इसका संस्थापक, यानी मौर्य वंश का संस्थापक भी पूछ ले, क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब कहोगे कि इस चंद्रगुप्त मौर्य का, इस वंश का नाम मौर्य वंश क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसके माँ का नाम था मूर, ठीक है, मूर। और इसका संस्कृत अर्थ होता है मौर्य। शायद इसी के माँ के नाम पर जो है इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। तो 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के माँ का नाम क्या था? मूर। और मूर का ही संस्कृत अर्थ क्या होता है? मौर्य। और इसी के नाम पर जो है मौर्य वंश का नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारा लोग इसमें कंफ्यूजन में है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या है। तो बहुत सारा ग्रंथ है जो अलग अलग से मानता है। तो जैसे मुद्रा राक्षस हो गया, उसके बाद विष्णु पुराण, इसके द्वारा जिसे शूद्र बताया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि पहला शूद्र वंश जो है कौन सा था? नंद वंश था, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है। मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण इसे शूद्र बता रहा है, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय बता रहा है। और यही जो क्षत्रिय है इसको ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, किस कास्ट का था, तो क्षत्रिय था। कैसा था? क्षत्रिय। क्योंकि यह बौद्ध जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय मानता है, साथ ही साथ बहुत सारा इतिहासकार है जो इन्हें क्या मानता है? क्षत्रिय। तो ये जो तुम्हारा शूद्र हो गया काफी संकुचित मत है, जिसके अंतर्गत कौन कौन इसको सपोर्ट करता है? मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण। और क्षत्रिय को सपोर्ट करने वाला बौद्ध और जैन ग्रंथ, साथ ही साथ बहुत सारा इतिहासकार। तो नॉर्मली हम समझ लिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताना है? क्षत्रिय बताना। क्या बताना है? क्षत्रिय। अब जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य का था राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त, ठीक है, पुष्यगुप्त। क्या था? पुष्यगुप्त। और इसका जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, ये तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त। और वही पुष्यगुप्त इसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, आगे आएगा कि सुदर्शन झील का मुरम्मत किसने करवाया? रुद्रदामन ने, ठीक है, आगे क्लास में आएगा, ठीक है। तो याद रखना सुदर्शन झील कौन बनाया था? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करता है 305 ईस्वी पूर्व में। और इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो जाता है। विजयी होने के बाद दोनों में होता है संधि। और संधि के दौरान क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर जो था, इन्होंने 500 हाथी लेकर 500 हाथी लिया। जब संधि हुआ, युद्ध में जब हार गया, कौन हार गया? सेल्यूकस निकेटर। युद्ध में विजयी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। और संधि जब हुआ, संधि के दौरान जो है इन्होंने क्या करा, सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी लिया और बदले में क्या क्या दिया? बदले में जो है हेरात दिया, उसके बाद गांधार, बलूचिस्तान, काबुल, इतना क्षेत्र किसको सौंप दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। याद रखना। तो सेल्यूकस निकेटर से जो युद्ध करता है 305 ईस्वी पूर्व में, इसमें 4-5 बात। पहला तो संधि के तौर पर सेल्यूकस निकेटर क्या लेता है? 500 हाथी। बदले में क्या क्या देता है? बहुत सारा राज दे देता है। पहला हो गया तुम्हारा कौन सा? हेरात, गांधार, बलूचिस्तान, काबुल। और साथ ही साथ में अपनी पुत्री, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो कौन थी? हेलेना। हेलेना का शादी किससे करा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब जो है इसके समय में एक यूनानी राजदूत आया था, विदेशी यात्री आया था। जब संधि हो गया किससे? सेल्यूकस निकेटर से जब संधि हो गया, तो यही का यूनान का शासक था। तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अपना एक राजदूत भेजता है। दूत जो है क्वेश्चन पूछेगा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। या तो क्वेश्चन घुमा पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत। कहाँ का था? यूनानी राजदूत। और किसका राजदूत था? कौन भेजा था इसको? सेल्यूकस निकेटर। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। और ये मेगास्थनीज जो आया
और लंबे समय तक रहा मगध साम्राज्य में, और रहकर जो है यहाँ पर जो कुछ देखा, भारत में जो कुछ सुना देखा, उसको जो है किताब में लिपिबद्ध किया। उस किताब का नाम क्या पड़ा? इंडिका। क्या पड़ा? इंडिका। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था। कौन था? और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक इनका प्रमुख काम हो गया। उसके बाद शरीर त्याग। अब मरता कैसे है? मरने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है? यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था। जैन धर्म का मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था। तो क्या करा इन्होंने? जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो क्वेश्चन ये, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है जैन धर्म का दीक्षा किसके द्वारा लिया गया? भद्रबाहु से लिया। भद्रबाहु से ही जैन धर्म का दीक्षा लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और क्या करा इन्होंने? 298 ईस्वी पूर्व में पहले इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिया। उसके बाद क्या करता है? 298 ईस्वी पूर्व में जो है उपवास द्वारा, उपवास बोला जाता है यानी भूखा रह जाना, भूख हड़ताल जिसको कह सकते हैं हम, उपवास द्वारा, ठीक है, शरीर त्याग करता है। कहां पर? श्रवणबेलगोल में, मैसूर में पड़ता है श्रवणबेलगोल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब होता है? 298 ईस्वी पूर्व में। कैसे? उपवास द्वारा। कैसे? उपवास। और उपवास को जो है जैन धर्म के अंतर्गत संलेखन या फिर संथारा कहा जाता है, यानी कि भूखे प्यासे बैठे रहना तपस्या पर और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त करना। तो याद रखना, संलेखन या फिर संथारा क्या है? उपवास द्वारा मृत्यु। क्वेश्चन पूछेगा संथारा या संलेखन क्या होता है? उपवास द्वारा मृत्यु, ठीक है। उपवास मतलब भूखे प्यासे बैठ जाना, ठीक है, तपस्या पर। तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन। पहला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है का निधन कब हुआ? 298 ईस्वी पूर्व में। कहां पर? श्रवणबेलगोल में। कहां पड़ता है? मैसूर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कैसे हुआ? उपवास द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत इसका क्या नाम दिया गया है? संलेखन या फिर संथारा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारा क्लियर। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, उसका शासन आता है। फिर बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक, उसका शासन आता है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार देखो री कर दे रहे हैं हम। क्या बताए कि मौर्य वंश की जानकारी हमें दो स्रोत है, ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी का दो स्रोत, पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत याद रखना है अर्थशास्त्र, ठीक है, इंडिका पुराण हो गया, उसके बाद मुद्रा राक्षस हो गया, बौद्ध जैन ग्रंथ। और इसमें थोड़ा राइटर याद रखना, ज्यादा कुछ खास नहीं है। पहला तो इसका अर्थशास्त्र का लेखक हो गया तुम्हारा चाणक्य या कौटिल्य, उसके बाद इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, मुद्रा राक्षस हो गया विशाखादत्त, उसके बाद पुराण, अब बौद्ध जैन ग्रंथ भी है। इसके आधार पर हमें किसका इतिहास पढ़ते हैं? मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद पुरातात्विक के अंतर्गत 4-5 क्लियर, उसमें पॉइंट्स ज्यादा नहीं बनेगा। पहला तो ये अशोक का अभिलेख है, उसके बाद भवन, स्तूप, गुफा, मृतभांड, जूनागढ़ अभिलेख है जिसको गिरनार अभिलेख कहते हैं। इधर सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा इधर से। राइटर के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। मौर्य वंश को जानने का दो ही स्रोत, पुरातत्व और साहित्यिक। अब आगे बढ़ते हैं। स्थापना। स्थापना में क्या बताया कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसके द्वारा जो है चाणक्य का अपमान किया जाता है। और अपमान का बदला जो है कैसे लेता है? इन्होंने क्या करा? चाणक्य ने अपने ही शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजनीतिक शिक्षा देकर पुनः जो है मगध पर आक्रमण करता है। और मगध पर आक्रमण करके उन्होंने घनानंद की हत्या करके, वही घनानंद जिसने जो है कौटिल्य का पहले अपमान किया था, ठीक है, उसी का हत्या करके उसी के स्थान पर जो है किस वंश का? मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और यहां तक बता, इसका संस्थापक मौर्य वंश का पहला शासक कौन सा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया? 322 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद इसके माता का नाम मूर था, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? मौर्य। शायद इसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? मौर्य वंश। उसके बाद जो है, अब एक डाउट है इस पर कास्ट, अब कौन जात का था, कौन ग्रुप का था, ठीक है। तो थोड़ा जात के बारे में कंफ्यूजन। तो पहला एगो तुम्हारा शूद्र। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सा साहित्य से शूद्र बताता है? शूद्र बताता है तुम्हारा मुद्रा राक्षस, ठीक है। उसके बाद विष्णु पुराण। मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण इसको क्या कहता है? शूद्र। हालांकि यह संकुचित मत है, तो विस्तृत मत क्या है? इसे जो है क्षत्रिय कहा गया है। कौन कौन कहा है? बौद्ध ग्रंथ साथ साथ जैन ग्रंथ, इसे क्या कहा है? क्षत्रिय। और यह जो है ना सिर्फ बौद्ध और जैन ग्रंथ के द्वारा, बल्कि अदर जितना बहुत सारा इतिहासकार है जो इसे क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है।
तो क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद राज्यपाल के बारे में यही है, इसके राज्यपाल का नाम पूछे तो पुष्यगुप्त। क्या था? पुष्यगुप्त। और वही पुष्यगुप्त के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल। उसके बाद मेन चीज यहाँ पर है, इन्होंने सबसे बड़ा उपलब्धि ये था, इन्होंने युद्ध करा सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो यूनानी शासक था, ठीक है। उसके जब युद्ध करता है, कब करता है? 305 ईस्वी पूर्व में। और युद्ध के दौरान क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। तो जीतता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें जो है दोनों में जो संधि होता है, संधि के दौरान क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में बहुत सारा राज्य और साथ ही साथ जो है अपनी पुत्री हेलेना को भी सौंप देता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन सा? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, इतना दिया। और साथ ही साथ अपनी पुत्री जो है हेलेना का भी विवाह करा दिया। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके बाद हम क्या जाने? मेगास्थनीज। तो क्वेश्चन, यूनानी राजदूत जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज क्लियर हो गया, यूनानी शासक। क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। और मेगास्थनीज की द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिका। और इंडिका कैसे लिखी? यहाँ जो पटना में, यहाँ पर जो रहा, इंडिया में जो कुछ देखा सुना उसे एक किताब के अंतर्गत लिखा। उस किताब का नाम क्या पड़ा? इंडिका। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का शासक? यूनानी राजदूत का शासक, ठीक, सॉरी, यूनानी राजदूत था। किस शासक का? सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद क्लियर। इधर मरा कब है? शरीर त्याग कैसे किया? इससे पहले, शरीर त्याग करने से पहले इन्होंने जैन धर्म का दीक्षा लिया। किसे? भद्रबाहु से। और जैन धर्म का दीक्षा लेने से, चूंकि जैन धर्म में क्या व्यवस्था है? मृत्यु को अच्छा कैसे माना जाता है? संलेखन द्वारा, उपवास द्वारा मृत्यु को बेहतर माना जाए, इसलिए इन्होंने भी वही करा कि संलेखन, उपवास द्वारा शरीर त्यागने को सोचा। तो 298 ईस्वी पूर्व में जो है श्रवण बेलगोल मैसूर में पड़ता, वहीं पर जो है शरीर त्याग किया उपवास के द्वारा, यानी संलेखन, जिसको हम संथरा भी कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा इसका निधन होता है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मर जाता है तब इसके पुत्र बिंदुसार का शासन आता है। क्लियर।